है गाइज। आज हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल का अगला लेसन और उसमें कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पहला टॉपिक हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और फिर कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उनकी पीरियोडिक टेबल में टेंडेंसी पढ़ने वाले हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट और ऊपर से नीचे जाने पर उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। आज जो हम इनमें से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई का पीरियोडिक टेबल में क्या मतलब सीरीज या पीरियड में या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो हम पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो जो टॉपिक है उसमें वर्ग में ऊपर से नीचे या पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर टाइम रहा तो अपना ये जो टॉपिक है वो भी रहेगा इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी, और इसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। और लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सब के बारे में क्या होता है और इनमें क्या परिवर्तन हुआ। अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। बेटे आयनिक रेडियाई क्या है? आयनिक रेडियाई मतलब आयन दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले एटम। एटम जो है वो या तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो नेगेटिव आयन बनाता है। इसको हम पॉजिटिव आयन कह देते हैं और इसी को हम नेगेटिव आयन कह देते हैं। तो दो प्रकार के आयन बनते हैं। अब ये पॉजिटिव आयन कब बनता है उसका कारण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए सोडियम की हम बात करें तो सोडियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। अब इसके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, आउटर मोस्ट सेल जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इससे यहाँ देखिए जैसे सोडियम था, ये पहला कोष था, ये दूसरा कोष मान लीजिए, ये तीसरा कोष था। तो जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई यहाँ तक की होगी। अगर मान लीजिए सोडियम की बात करें तो सोडियम में ये एटॉमिक रेडियाई यहाँ तक थी और आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम से कम होती है। बिल्कुल कम होगी क्योंकि उससे एक सेल लॉस्ट हो जाती है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर से आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन गायब होता है, हटता है, तो यहाँ क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है और इस कारण भी जो कैटाइन है, पॉजिटिव आयन है, उसकी इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक रेडियस जो है वो घट जाती है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें जैसे क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन में क्या होता है, जैसे क्लोरीन और क्लोराइड आयन दोनों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p कितना होता है, 5 होता है यहाँ पे। और क्लोराइड आयन में क्या होता है, यहाँ पर होता है 1s2, 2s2, है ना, 2p क्या था, कितना होता है, 2p6, 3s2 और 3p6 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं कि इनर ऑर्बिटल सेम ऑर्बिटल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण से यहाँ पर स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन जो घेरा है, आउटर मोस्ट सेल का जो घेरा है वो बढ़ जाता है और इस कारण से ऋणायन का आकार जो है वो बढ़ जाता है, उदासीन परमाणु की तुलना में ज्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ ये सीधा सीधा बता रहा हूं कि धनायन मतलब लॉसिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, और इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये उदासीन परमाणु है। और अगर ये गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो कि धनायन की त्रिज्या सदैव कम होती है उदासीन परमाणु से, और ऋणायन की त्रिज्या सदैव ज्यादा होती है उदासीन परमाणु से। तो इनका ऑर्डर ये होता है। और अगर आप और इनके आवेश को बढ़ाते हो तो ऋणायन का आवेश ऋणावेश बढ़ेगा तो उनकी त्रिज्या का मान लगातार बढ़ता जाएगा, और धनावेश बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान घटता जाएगा। तो ये हो गई बेटे
आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई मतलब एटॉमिक एटम जो है वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है। तो आप उसकी रेडियाई कैसे ज्ञात करते हो या कितनी होती है? तो हम एटॉमिक रेडियाई से आयनिक रेडियाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में कितना अंतर होता है, और साथ में ये भी क्लियर हो जाता है कि आवेश बढ़ने के साथ साथ इनके रेडियाई का मान कितना घटता है या कितना बढ़ता है। जैसे सोडियम का जो वैल्यू है वो है सोडियम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो आपकी है 186, और अगर मैं इसके बाद अगर धनायन की बात करूं तो ये घट गई। देखिए कितना अंतर है, 186 और 102 है। यहाँ पर मैग्नीशियम की 160 है और ये 72 है, 143 है और इसकी कितनी है 54, 175 है, सॉरी यहाँ पर देखिए इसकी बढ़ रही है मतलब ये नेगेटिव आवेश है। क्या है? नाइट्रोजन जो है वो 75 एटॉमिक रेडियाई रखता है, मगर नाइट्राइड आयन जो है वो N-3 है, और N-3 होने के कारण इनकी एटॉमिक रेडियाई जो आयनिक रेडियाई जो है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इसकी भी बढ़ती है और इसकी भी बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप इस बात को समझ रहे हो। इसी प्रकार अगर हम एक ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई जो है वो आयनिक रेडियाई जो है हम बात करें ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर परिवर्तन होता है सेल में। सेल बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों ही बढ़ेगी। इसी प्रकार बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम आयनों की आयनिक रेडियाई ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पर बढ़ती है क्योंकि सेल नंबर बढ़ता है। और अगर हम यहाँ पर कुछ एटम की बात करें, कुछ आयनिक की कंडीशन की बात करें तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उनकी साइज का मान घट सकता है, बढ़ सकता है। अगर ऋणावेश बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज में परिवर्तन जो है वो बड़ा होगा, साइज बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए धनावेश बढ़ेगा तो साइज घट जाएगी। जैसे क्लोराइड आयन है, सल्फाइड आयन है और फॉस्फाइड आयन है, तो इनके साइज का मान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि ऋणावेश बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब हमें कुछ अपवाद पढ़ने हैं। ये अपवाद हमें इसलिए याद रखने हैं, जो टॉपिक है ना जहां पर अपवाद हम बोले ये मोस्ट होता है, वेरी वेरी मोस्ट होता है। इसमें से परीक्षा में हर बार क्वेश्चन आता है और इसे हमें अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना चाहिए। यही हमारी केमिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें अपवाद बहुत है। इन एवरी एंड ईच पीरियड, प्रत्येक पीरियड में नोबल गैस जो होती है उनकी साइज जो है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई दोनों की साइज को हम यहाँ पर सबसे ज्यादा मानेंगे। इसका कारण है इसमें जो हम पढ़ते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा हम वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेटिंग। यहाँ पर एक और भी है, तो आउटर ऑर्बिटल जो है वो पूरा भरा रहता है और इसके कारण से भी इसका आकार ज्यादा होता है। फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करें तो वी आर नॉट ऑब्जर्व द रेगुलर टेंडेंसी। अगर हम डी ब्लॉक तत्व की बात करें तो इसमें लगातार एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में रेगुलर परिवर्तन नहीं होता, न तो घटती है न बढ़ती है। मगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक रेडियाई का मान और एटॉमिक रेडियाई का मान बहुत बहुत कम घटता है। अब हम बात करें वर्ग में, यहाँ पर एक अपवाद पढ़ लेते हैं। ये वर्ग नंबर है 13। 13 में क्या होता है? बोरोन। बोरोन के बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? गैलियम। गैलियम के बाद आता है इंडियम। इंडियम के बाद आता है थेलियम। तो यहाँ पर ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाए तो लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ आउटर मोस्ट सेल भी बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, ये हमारी संभावना है, परंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ पर गैलियम की जो रेडियाई है वो और एल्यूमिनियम की रेडियाई में एल्यूमिनियम की रेडियाई जो है वो ज्यादा होती है, एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होती है और गैलियम की कम। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसके आगे 10 जो है डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, 3D श्रेणी के सदस्य आ जाते हैं, और इनमें जो आउटर मोस्ट सेल है उससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन जो है 3D सीरीज में भरे जाते हैं।
3D श्रेणी में या 3D ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण से इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर आवेश बढ़ने के कारण से यह साइज में छोटा हो जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो थेलियम का जो आकार है वो लगभग इंडियम के आकार के बराबर होता है। हेलियम का आकार इंडियम के आकार के बराबर क्यों होता है? क्योंकि इससे पहले लेंथ यूनिट सदस्य आ जाते हैं और इसके पहले यहाँ पर 4D श्रेणी के सदस्य भी आते हैं और लेंथ यूनिट सदस्य भी आते हैं। तो दोनों का स्क्रीनिंग प्रभाव जो है, स्क्रीनिंग नहीं, न्यूक्लियर इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इस कारण से इसका आकार बहुत घट जाता है। यहाँ पर लेंथ यूनिट कंस्ट्रक्शन जो है, कंट्रैक्शन जो है वो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये क्या है? देखिए, लेंथ यूनिट जो सदस्य होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो N2-F में 1 से 14 या इलेक्ट्रॉन होता है, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होता है और N-1D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होता है और NS जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। यहाँ पर ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें या लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और इनर ऑर्बिटल में बढ़ते हैं और इनर ऑर्बिटल में बढ़ने के कारण से जो नाभिक है उसका प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से खींचता है और इसके कारण से इसका आकार जो है वो घटता जाता है, लगातार आकार घटता जाता है। मैं ये कहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, एक बार हम इसको देखें। देखिए, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद हम बात करें N-1 की, फिर इसके बाद बात करें N-2 के, तो ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ रहा है? यहाँ पे। और नाभिक है, ये मान लीजिए नाभिक है, तो नाभिक इसको खींच रहा है, खींच तो रहा है, मगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर और ये इलेक्ट्रॉन इस पर शील्डिंग पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इनका डायरेक्ट शील्डिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनों पर नहीं होता। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर N-2F उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना प्रभावी नहीं होता जितना कि प्रभावी नाभिक आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। इस कारण से लगातार लेंथ यूनिट तत्वों की साइज जो है वो घटती जाती है। इसी को हम लेंथ यूनिट कंट्रैक्शन कहते हैं, संकुचन कहते हैं। चलिए बेटे, लगातार हम 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि किस प्रकार से इसकी वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं या क्या समझ में। तो rank each set of the ion in order of the decreasing size and explain your ranking। आप इसको समझिए, क्या बोल रहा है ये? किस ग्रुप की जो साइज है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। चलिए करिए। देखिए, यहां पर ये ग्रुप में नहीं है, ये सीधा सिस्टम ही नहीं है, ये मैग्नीशियम पहले आता है, फिर स्ट्रांशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम कैसे आता है ना, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर पोटेशियम और ये धनायन और ऋणायन होगी, तो धनायन की जो साइज है वो छोटी होती है, फिर क्या होगा, ये -1 है और ये -2 है, तो इसका आकार ये भी मैच नहीं कर रहा। और हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की सबसे छोटी साइज है, एल्यूमिनियम +3 सबसे छोटी है, मैग्नीशियम +2 आवेश है, इसकी भी छोटी होगी, सोडियम +2 आवेश है, इसकी भी छोटी होगी, ये मगर इससे बड़ी होगी। अब हम बात करें फ्लोराइड आयन की माइनस, फिर हम बात करें O2-2 और फिर लास्ट में हम बात करें नाइट्राइड आयन की -3, तो सबसे ज्यादा है, तो यही मेरे ख्याल से इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट हम बात करें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द एलिमेंट सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सोडियम और फास्फोरस है। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम किसकी होगी, आप देखिए किसका है, किसके साइज सबसे ज्यादा होगी, सोडियम की साइज सबसे ज्यादा होगी। सोडियम के बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम धातु है, सिलिकॉन, फास्फोरस क्या आएगा, सोडियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस आएगा। बिल्कुल सही है, तो ये सेकंड आंसर इसका सही आएगा। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन हैज द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे ज्यादा छोटी साइज किसकी होगी? हाँ बताओ। देखिए, अगर मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेट करूं तो ये छोटी साइज है और ये बड़ी साइज है। ओके, ठीक है।
और फ्लोराइड की बात करूं तो ये और छोटी हो जाएगी, और फ्लोराइड आयन की बात करूं तो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी किसकी हुई? फ्लोरीन की। आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें द आयनिक रेडियई इन द एंगस्ट्रॉम ऑफ द दीज रेस्पेक्टिवली, क्या होगी? इनकी आयनों की त्रिज्या क्या होगी बेटे? आप देखिए, मैं इनका ऑर्डर सेट करता हूं, है ना। क्लोराइड, ठीक है, O2 माइनस, और ये 2 है, और ये क्या है? N-3। तो साइज इसकी ज्यादा है, तो इसकी एटॉमिक रेडियस जो है वो ज्यादा होगी, तो इसका मान ज्यादा, कम कम, तो ये देखिए इसमें 71 है, 40 है और 36 है, तो ये वाली वैल्यू सही हो जाएगी। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? तो देखिए, हम एक काम करते हैं, एक विलगित गैसीय परमाणु लेते हैं, आइसोलेटेड एटम इन गैसीय फॉर्म, गैसीय फॉर्म में लेते हैं, और इसके आउटर मोस्ट जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसकी हम बात करते हैं। उस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इन्फिनिटी, अनंत में चला जाता है। तो यहाँ जो एनर्जी आपने यहाँ यूज की है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी एनर्जी की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो क्या है, दोबारा देखते हैं। Minimum energy required to remove the most loosely bonded outermost shell electron in the ground state form an isolated gaseous atom is known as the ionization potential। मैं तो सीधा सा एकदम वर्ड बोलता हूं। विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से अत्यंत ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड होना जरूरी है। अगर ये सॉलिड होगा तो हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये गैसीय फॉर्म में होना चाहिए। तीसरी बात, ये ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मोस्ट बातें है। अब बात आती है कि अगर कोई एक एटम है, इस एटम से एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये पहली ऊर्जा आवश्यकता पड़ी, तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर मान लीजिए पहले से ही एक पॉजिटिव आवेश बन चुका है, आयन धनायन बन चुका है, उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये डबल आवेश हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अगर धनावेशित, डबल धनावेशित आयन से, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसकी जो एनर्जी है वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मान लीजिए हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसके अंदर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, सेकंड कम होगी, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का आपका ऑर्डर होगा। यहां पर मोस्ट बातें पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, कैन नॉट बी रिमूव, कैन नॉट बी रिमूव। सॉलिड स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते एटम के। क्यों? क्योंकि वह गैसियस फॉर्म में नहीं है, आउटर मोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें उसे गैसीय फॉर्म में बदलना पड़ेगा। जब आप किसी एटम को सॉलिड से उसे गैसीय फॉर्म में लाते हो, तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है, सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कोई मेटल है या कोई धातु है, उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो निकालने के लिए आपको हमेशा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देने पर ही यह मेटल या धातु जो है या एटम जो है वो आयन में बदलेगा। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में मापते हैं, या इलेक्ट्रॉन इसको किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल में मापते हैं। ये इसकी जो मेजरमेंट इकाई है। अब हम पढ़ते हैं
कि फैक्टर इफेक्टिंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। हाँ बिल्कुल, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यह इसके रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्या होता है कि जैसे आकार बड़ा होता है, देखिए इसको हम छोटे से उदाहरण से पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी भाई के यहाँ पर बड़ा सा खेत है, तो उसके बाहर जो कोई इलेक्ट्रॉन है या मतीरा जिसको हम बोलते हैं, यहां से ये चुराता है कोई आदमी, तो ये इस पर इग्नोर कर देगा और इसको आसानी से ले जाने देगा। और अगर किसी के छोटा सा खेत है और बहुत नजदीक है, ये बहुत इसको ध्यान से देख रहा है, तब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको निकालना, ये इस पर निगरानी कर रहा है। तो इसका मतलब बड़ा परमाणु होता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है और छोटा होता है तो निकालना कठिन होता है। इसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नाभिक के नजदीक होता है तो प्रभावी नाभिक आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होगा, और इसका जो डिस्टेंस ज्यादा होने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर आवेश जो है वो कम होगा, और इस कारण से इसको आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी ये बात पहले से बता दी है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, पहले से ही धक्का देता है, ये तो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, ये नाभिक है और ये इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको क्या कह रहा है कि बाहर चला जा, बाहर चला जा, बाहर चला जा। इसका मतलब ये इसको धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है तो क्या होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। और इन आयनाइजेशन एनर्जी का मान, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, कम क्या होगी, कम होगी बिल्कुल। इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो इफेक्ट ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, वो बाहर धक्का दे रहा है, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ेगी। पोटेंशियल, ये क्या है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ द सब सेल। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है यहाँ पर नाभिक से जो कोष या सब कोष है वो कितना दूर है, नाभिक से जितना दूर है उसका पेनिट्रेशन प्रभाव जो है उतना ही कम होता है, और जितना नजदीक है उसका पेनिट्रेशन प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन प्रभाव का मतलब नाभिक से दूरी और सब ऑर्बिटल की, तो सब ऑर्बिटल जो है वो एस होता है, पी होता है, डी है, एफ है, वो नाभिक से सबसे नजदीक होता है एस ऑर्बिटल। तो इसका पेनिट्रेशन प्रभाव, भेदन पावर जो है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल में है तो इसको निकालना कठिन होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर एफ ऑर्बिटल में है तो ये नाभिक से दूर होता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो ये पेनिट्रेशन प्रभाव है, यानी जो सब ऑर्बिटल है वो नाभिक से कितनी दूर है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है, कितना सरल है। As sub cell is more closer to the nucleus, so more energy will be required to remove the electron from the sub cell in comparison of the p, d और f है। ये s ऑर्बिटल सबसे नजदीक होता है, इस कारण इसका जो पेनिट्रेशन प्रभाव है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। अगर मान लीजिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और इसलिए उसके उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपकी एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसको हमें क्या कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, वो बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर पेनिट्रेशन का प्रभाव अगर हम देखें तो एग्जांपल ले लेते हैं बोरोन, बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है 2s से और बोरोन में निकाल रहा है 2p से, तो पेनिट्रेशन प्रभाव s का ज्यादा होता है, तो ये एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये तो पेनिट्रेशन का एग्जांपल हो गया। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड की हम बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और ऑक्सीजन में हाफ फील्ड नहीं होता, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसका निकालना इजी है और इसका निकालना कठिन है। तो जैसे जैसे हम बात करते हैं तो ये अस्थायी हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अस्थायी हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है और नाइट्रोजन की ज्यादा होती है।
जबकि हम ये जानते हैं कि अगर एक ग्रुप में, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज में क्या होता है, साइज में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की साइज जो है वो कम होती है, फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी कम होगी। अरे साइज कम हो जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी ऑक्सीजन की, मगर यहां पर कम होती है। इसका कारण है यह, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड में नहीं आता और नाइट्रोजन का ऐसा आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर इसकी, देखिए मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और ये सोडियम है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल जो है वो ये है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और इसकी कम और इसके और कम। तो ये इसका कारण क्या है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड जो ऑर्बिटर है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हम लास्ट इफेक्टिंग फैक्टर पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, धनावेश जो है वो बढ़ जाता है, तो हमने पढ़ा था कि धनावेशित परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण से यह अपना इलेक्ट्रॉन और त्यागना नहीं चाहेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है इसका अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण, और आने वाला या निकलने वाला अगला इलेक्ट्रॉन है वो कठिनाई से निकलेगा और उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज्यादा चाहिएगा। पीरियोडिसिटी और पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया है। हम देख लेते हैं पीरियोडिसिटी का जल्दी फटाफट। पीरियोडिसिटी का मतलब एक ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाने पर इनके पीरियड में क्या अंतर होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान लेफ्ट टू राइट इन पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का मान घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इस कारण से यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। ओके, और फिर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं यानी टॉप टू बॉटम आते हैं, तो यहाँ पर रेडियस बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी घटेगा शायद। अब देखते हैं, इन ए ग्रुप द साइज इंक्रीज सो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज। एक ग्रुप में बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अपवाद भी है, गैलियम और एल्यूमिनियम, उसका कारण मैंने बता दिया था क्या, इसकी साइज क्या होती है, गैलियम की साइज छोटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि इससे पहले 3d श्रेणी के 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 10 इलेक्ट्रॉनों का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार हैफनियम और जर्कोनियम की बात करें, हैफनियम और जर्कोनियम में हैफनियम का जो पोटेंशियल चार्ज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल चार्ज है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हैफनियम जो है वो कहाँ आता है, लेंथेनॉइड तत्व के बाद आता है, और लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन जो होता है इसके कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इस कारण से इन ए पीरियड में बात करें तो इन ए पीरियोडिक एटम साइज डिक्रीज होती है, पीरियड में एक जो है वो साइज डिक्रीज होती है और इस कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इस कारण से आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान इंक्रीज होता है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की हम बात करें तो इसमें लगातार साइज में क्या हो रही है, कमी होने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ जाता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान है क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल दैट इज दिस। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये इसका कारण पहले बता दिया। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं, क्या अगर मान लीजिए एक एटॉमिक नंबर और एक ग्रुप की हम बात करें, एक इसके पीरियड की बात करें, तो पीरियड के जो एटम है उनकी और इसमें बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो दोनों में जो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ इस प्रकार का आता है। इस ग्राफ में यहाँ पे जो परिवर्तन आ रहा है वो देखिए, ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए, सीधा आना चाहिए था, परंतु यहाँ बेरिलियम और बोरोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान है, बेरिलियम और बोरोन देखिए यहाँ पेनेट्रेशन प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, पेनेट्रेशन। बोरोन क्या 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 होता है, बेरिलियम का क्या होता है 1s2 2s2,
और इसका क्या होता है, बोलो बोलो, 1s2, 2s2 और 2p1। यहाँ पर p ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सब सेल से, और यहाँ से s से निकल रहा है, तो पेनिट्रेशन प्रभाव ज्यादा होने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, अभी अभी बताया था, यहाँ पर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अधिक स्थायी होता है, तो 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण, जबकि इसका क्या होता है 2s2 2p4 होता है जो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल होता है, यही कारण है बस। नेक्स्ट हम बात करें, अगर एक पीरियड में एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके एटॉमिक नंबर और एंथैल्पी में, आयनाइजेशन एंथैल्पी में ग्राफ खींचते हैं तो ये लगभग क्या आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप आयनाइजेशन एंथैल्पी को स्टेबल में देख सकते हो। आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें सारी आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी हुई है, और आप देख सकते हो कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घट रहा है, और वर्ग में पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल। और जो अपवाद है वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ओके, यहाँ पे भी अपवाद था, ओके, तो ये मैंने दिखा दिया है, ओके, धन्यवाद। आज के लिए हमारी क्लास यही समाप्त होती है, नेक्स्ट पॉइंट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, धन्यवाद।